चलिए जी शुरू कर रहे हैं। कल हमने अकाउंट्स के कुछ बेसिक्स किए थे, पहले कल वाला जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। क्या क्या रिवाइज है सर? वही घिसी पिटी रिवीजन दोबारा कराओगे? यस बेटा। सबसे पहले अकाउंट के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये हमारे बिजनेस की अकाउंट्स की पहली कसम है। सर क्या पेपर में बुक में भी पहली कसम लिखा हुआ है? नहीं बेटा, ये हमारे ट्यूशन का रिवाज है। क्या है हमारी पहली कसम? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस एक अलग पर्सन है, बिजनेस का ओनर एक अलग पर्सन है। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, पलक आपने थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है आज की क्लास में। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट। एक्रूवल बेसिस एक ऐसा प्रिंसिपल है अकाउंट्स का जो ये कहता है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में, आपको दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। मतलब आपने किसी को सामान कैश में बेचा है चाहे किसी कस्टमर को उधार पे बेचा है, आपको डायरी में सारा कुछ लिख के चलना है। तभी तो आपको बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा कि आपने प्रॉफिट कमाया कि लॉस। पहले क्या होता था, लोग कहते थे इस बंदे ने मुझे कैश दे दिया, उसने दिया नहीं तो मेरा लॉस हो गया। ऐसे नहीं होता। चाहे आपने सामान कैश में बेचा है चाहे उधार पे, दोनों का टोटल कर लो, फिर आप बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितने टाइम का कैलकुलेट होता है? 1 साल का। और हमारा साल कब होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद हमने सीखा था सर अकाउंटिंग अगर हमें सीखनी है उसके प्रोसेस क्या हैं। इसके 3 नाम है, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग स्टेप्स और अकाउंटिंग साइकिल। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहला इसका स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शंस को पहचानना है कि बिजनेस में कैसी कैसी ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे कि सेल की, परचेज की, सामान बेचना, सामान खरीदना, एसेट्स, लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। सर इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए अकाउंट्स के हर चीज के लिए रूल अलग है। इसलिए इनकम के रूल अलग है, एक्सपेंसेस के अलग है। इसलिए पहले आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने हैं। फिर आपको याद है मैंने कल बताया था, फिर सारी ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड कर लेना इस मोटी सी बुक में। जैसे ट्रांजैक्शन आती जा रही है उसको लिखते चले जाओ। उसको लिखने को बोल देते होते हैं जर्नल। तो वो जर्नल इतनी मोटी बुक बन जाती होती है। फिर जैसे जर्नल बुक को क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री वो होती है जहां पे आप ट्रांजैक्शन को पहली बार लिखते हो। मयंक जर्नल के बाद क्या होता था बेटा? लेजर। फिर जैसे आपने जर्नल में लिख दिया सारी ट्रांजैक्शन, अब आप इसमें से देखना चाहते हो कि मिस्टर ए की मिस्टर बी की कौन सी ट्रांजैक्शन है, सिर्फ इनकम की कौन सी ट्रांजैक्शन है या सिर्फ खर्चों की। तो फिर आप क्या करते हो? एक पतली सी कॉपी लिखोगे ना, एक पतली सी कॉपी बना के पहले पेज पे लिख देते हो मिस्टर ए का खाता, अगले पेज पे मिस्टर बी का, अगले पे मिस्टर सी का, ताकि आपको आसानी हो जाए। आपको बार बार मोटे बुक पे जर्नल पे ना जाना पड़े। जर्नल में तो ट्रांजैक्शन को मिक्स करके लिखा जाता है, लेजर में एक पेज पे किसी एक ही खाते को लिखा जाता है। इसको बोला जाता है लेजर। लेजर मतलब कि पतली कॉपी। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। फिर जो जिसका आपने अलग अकाउंट बनाया उसका जो फाइनल बैलेंस बच गया ना, जैसे मैंने कस्टमर को 500 का सामान बेचा, 400 रुपए उसने मुझे दे भी दिए, बाकी मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं? 100 रुपए। तो 100 रुपए को बोलते हैं फाइनल बैलेंस। फाइनल बैलेंस को याद है हमने कल कहाँ किया था? एक अलग से शीट में लिख दिया था, सिंगल शीट में, कि मिस्टर राम का इतना बैलेंस है, मिस्टर ए का इतना। वो सिंगल शीट में हमने उस बंदे का नाम लिख दिया और देख दिया कि फाइनल बैलेंस क्या है। उसको बोलते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने तो पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई, उसके बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। जर्नल यानी कि मोटी बुक, लेजर यानी कि उससे पतली बुक, और ट्रायल बैलेंस यानी कि एक पेज की शीट। यहां पे तो सिर्फ हम लिख देते हैं राम का इतना बैलेंस बच गया। सर फिर इसमें क्या लिखते थे? इसमें लिखते थे राम को कब माल बेचा, कब पैसा आया, कब बेचा कब पैसा आया। हाँ वो वाली चीजें। फिर उसके बाद बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेटा 2 पार्ट होते हैं, दिख रहे हैं 2 पार्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस होता है कि बिजनेस में टोटल क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। इसमें हम सारे खर्चों को और सारी इनकम को लिख देते हैं। एक जगह पे खर्चे, दूसरी जगह पे इनकम। अगर इनकम ज्यादा हुई तो मतलब आपका प्रॉफिट है, अगर खर्चे ज्यादा हो गए तो मतलब आपका लॉस है ना। अगर मेरी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है तो प्रॉफिट है, अगर मेरे खर्चे ज्यादा हो गए
खर्चे हुए 1000 के, पापा ने पॉकेट मनी दी 700, तो 300 का लॉस हो गया। और बैलेंस शीट में अब क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट में ना बैलेंस शीट बनाते हैं साल के आखिरी में 31 मार्च को, और इसमें जो जो बैलेंस बच गए ना कि मेरे पास कितनी एसेट्स है, पहले कहेगी सर एसेट क्या होती है, एसेट में मेरी प्रॉपर्टी, मेरी चेयर, मेरा एसी, मेरा मोबाइल, मेरी बिल्डिंग, मेरी मशीनरी, बड़े बड़े बिजनेस में मशीनरी तो होती है ना। अब हमारी लकड़ की दुकान है, लकड़ की दुकान में ना एक मशीन होती है रंदा बोलते हैं उसको, उससे लकड़ें चीरी जाती है, तो वो हमारी क्या होती है बेटा, एसेट। हमने बैंक से लोन ले रखा है, वो मेरी लाइबिलिटी है। एसेट का मतलब होता है मेरी प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी का मतलब होता है जो मुझे किसी को पैसे वापस करने हैं। तो सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटी 31 मार्च को देखना पड़ता है। मतलब आप अपने पापा से पूछना, हम कभी कभी हिसाब नहीं लगाते, करियाने वाले कहते हैं यार अपना हिसाब निकालो, हिसाब लगाते हैं तो देखते हैं कि लास्ट में कितने पैसे बच गए, उसी को बोला जाता है बेटा एसेट और लायबिलिटी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या पार्ट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल का पर्पस होता है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, बैलेंस शीट का पर्पस होता है फाइनल बैलेंस लिखना, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना हमारे सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर है, ठीक है, वो सारा कुछ लिखवाऊंगा मैं आपको। ये तो हमारे बेसिक चल रहे हैं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वैसे मीनिंग होता है टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फॉर विच वी प्रिपेयर टू अकाउंट ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये होती है। आपको सारा कुछ समझ में आता होगा, आप एक बार के लिए बस सब्र रखो क्योंकि ये हमारे बेसिक्स चल रहे हैं। कोई भी आपका डाउट छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी और प्रॉमिस दे देता हूँ। कोई भी आपका डाउट किसी भी बुक का भी हो, कोई नहीं रहेगा। सिर्फ ये है कि मैं ना क्लास +2 में ना बेसिक्स को 4 दिन लगते हैं, क्लास +1 में बेसिक्स को 8-9 दिन लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि क्लास +2 वाले ना +1 कर चुके हैं, तो उन्होंने काफी बेसिक्स किए होते हैं, तो उनकी जो बेसिक क्लासेस होती है 4 दिन में खत्म होके चैप्टर शुरू हो जाता है। लेकिन आप लोगों को देखो 6-7 दिन हो गए ना, क्यों? क्योंकि आप लोग इस फील्ड के नए नए हो, ताकि मैं पहले आपकी जड़ें मजबूत कर रहा हूँ। और लास्ट हमारा स्टेप होता है कम्युनिकेट कर देना। जो भी आपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया, जो भी बिजनेस की बैलेंस शीट बनाई, वो आपने अपने ओनर्स को कम्युनिकेट कर देना है। अकाउंट्स बनाता कौन है? अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट लास्ट में किसको सौंप देगा? जो बिजनेस का मालिक हो। कितने स्टेप्स थे अकाउंटिंग प्रोसेस के? 6 स्टेप। सबसे पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेट। अगर आप अपनी कॉपी में बुक निकालो एक बार के लिए बेटा जल्दी, अब आपको प्रूफ होगा कि सर सही भी कह रहे हैं कि सर अपनी मर्जी से कुछ भी कराई जाते हैं। पेज नंबर 1.3। सर फाइनली आप चैप्टर नंबर 1 पे आ गए, चैप्टर नंबर 3 भी करा दिया, थोड़ा सा सेकंड खत्म करवा दिया, आप 1 पे आ गए। जी बेटा, बेसिक के हिसाब से मेरे को आपको प्रूफ दिलवाना पड़ेगा ना, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि सर सच बोलते हैं। चैप्टर नंबर निकालो, पेज नंबर निकालो 1.3। 1.3 में देखो सबसे नीचे आपको एक सर्कल सर्कल सा दिख रहा है, क्या है सर्कल का नेम? और सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। हमने भी तो, हमारा भी तो पहला स्टेप ये था, आइडेंटिफिकेशन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। उन्होंने खाली ट्रांजैक्शन लिख दिया, तो ट्रांजैक्शन के ऊपर लिखो नंबर 1। ये हमारे अकाउंटिंग साइकिल का स्टेप नंबर 1 है। लिखो ट्रांजैक्शन के ऊपर नंबर 1। अब देखो ट्रांजैक्शन के बाद एरो कहां जा रही है? नीचे जा रही है। क्या लिखा हुआ है? तो मैंने भी तो यही लिखवाया था, इधर देखो सामने स्क्रीन पे। यस, तो लिखो नंबर 2 जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनेगा? लेजर। लेजर को क्या लिखोगे? नंबर 3। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को लिखो नंबर 4। ट्रायल बैलेंस को लिखो नंबर 4। और उसके बाद ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। सर इसने इकट्ठा दे दिया। बेटा देखो मैंने आपको क्या लिखवाया था, मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखवाया था, उसके 2 पार्ट थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट क्या थे? ट्रेडिंग। बुक ने आपको ये 2 अलग अलग नाम दे दिए, बात तो एक ही है ना। तो बुक के ना जाके ये नहीं लिखे हुए ना, 5th पेज के ऊपर लिख दो एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर मैंने बोला हाँ। सर बुक वालों ने तो 5वां स्टेप लिखा है, 6वां तो लिखा नहीं। बेटा अगला पेज टर्न करना एक बार के लिए। ये तो इन्होंने डायग्राम बनाया है, अगला पेज टर्न करो। अगले पेज पे 6th पॉइंट भी दे दिया, 7th भी दे दिया, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। आप इस पॉइंट को इकट्ठा भी लिख सकते हो पेपर में। स्नेहा समझ में आ गया? साइकिल में फिर सर इन्होंने अलग क्यों नहीं दिया? बेचारे आलसी हो गए थे मेरी तरह, जैसे मैं आलसी हूं।
तो इन्होंने भी आलसियों की तरह सिक्स्थ पॉइंट दिया नहीं। सर हम एक काम करें, उस साइकिल में फिफ्थ के बाद छोटा सा सिक्स्थ पॉइंट बना लें। वेरी गुड आइडिया, बनाओ। तो सिक्स्थ पॉइंट बना लो, कम्युनिकेशन। कहीं छोटी सी जगह में एडजस्ट कर लो। अब आप कॉमर्स वाले हो गए, आपको एडजस्टमेंट सीखनी है। अब भविष्य फिफ्थ नंबर साइकिल में ना फिफ्थ के साथ थोड़ी सी जगह एडजस्ट करके पॉइंट नंबर 6 बना लो। सर अब हमें ना विश्वास हुआ आप पे कि जो आपका अकाउंटिंग साइकिल था ना बुक वाला भी वही है। थैंक यू बेटा, आपने मुझ पे विश्वास किया। सर ये वाला आप सारा कुछ हमें लिखवाओगे आज? इसके मैं सारे आपको नोट्स ग्रुप में भेज दूंगा घर से लिखने के लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे हमारा टाइम बच जाए। स्नेहा कह रही है रोज बोल देते हैं नहीं। बेटा आज दे दूंगा पक्का। हाँ ये देखो, ये है अकाउंटिंग साइकिल जो मैंने भी बनाया हुआ है। देखना मेरा साइकिल अच्छा लग रहा है, गोल गोल सुंदर सुंदर। बेटा ये मेरी ड्राइंग है अनिल कपूर की तरह। हाँ जी, हाँ इम्प्रूवमेंट है। अब हमने सीखनी है बेटा जल्दी से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारा पेपर बुक में ना चैप्टर नंबर 2 है। वैसे हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हो चुका है। स्नेहा याद है, हो चुका है चैप्टर नंबर 2। जल्दी से एक बार के लिए रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसका मतलब होता है अकाउंट्स में यूज होने वाली टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज, क्या क्या लैंग्वेज यूज होती है उसी को बोला जाता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहली टर्म्स है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिजनेस में पैसा लगाना। जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं ना दुकानदारी शुरू करने के लिए, उसी को बोला जाता है कैपिटल। सर पैसा कौन लगाएगा? जिसकी दुकान होगी। सर दुकान किसकी होगी? ओनर की। अकाउंट्स में ओनर को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटर। क्या बोला जाता है? अगर दो हो तो उनको पार्टनर बोला जाएगा। वो आपको +2 में काम आएगा, +1 की बिजनेस में तो आ जाएगा। हाँ जी कैसे? नहीं, पार्टनर्स वाला जो काम आएगा ना वो आपको बिजनेस स्टडीज में काम आएगा और +2 अकाउंट्स में काम आएगा। +1 में हम किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर की। तो बिजनेस ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है। बिजनेस के लिए ये पैसा क्या बन गया? उधार। उधार बन गया ना। फिर पार्टनर पता क्या मांगेगा? ओनर कहेगा ला भाई इंटरेस्ट ला। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा हो जाएगा, पार्टनर के लिए या ओनर के लिए इनकम हो जाएगी। पलक कह रही है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आ रहा है? चलो वेरी गुड। तो सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, मेरे को समझ आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। ऐसे बोलते रहा करो। तो जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं ओनर। बिजनेस को आपने हमेशा ये सोच के चलना है ये अलग पर्सन है। तो एक तरह से बिजनेस ने पैसा उधार लिया हुआ है, फिर बदले में इसके ऊपर इंटरेस्ट मांगेगा। कौन मांगेगा? जिसने उधार दी है। अगली है हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा याद है हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन भी किया था। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिजनेस में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना। एक्टिविटी मतलब कामकाज। इकोनॉमिक मतलब पैसों की फॉर्म में। वेरी गुड। पैसों की फॉर्म में जो एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर जैसे कि सामान बेचना, सामान खरीदना। कितने का सामान बेचा, कितने का सामान खरीदा। एम्प्लॉइज को मैंने 10,000 रुपये सैलरी दी, मैंने बिल्डिंग का रेंट दिया 12,000 रुपये। तो वैल्यू की फॉर्म में जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे पैसा दें चाहे खरीदें, चाहे पैसा आए, उसको बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, बोलते रहा करो। चले जी आगे। तो पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। एनी एक्टिविटी लाइक सेल और परचेज ऑफ गुड्स या फिर पेमेंट गिवन, लोन टेकन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो। क्या सर बिजनेस की ट्रांजैक्शन फिक्स होती है? नहीं बेटा। एग्जांपल देता हूं आज की फ्रेश। मैं बच्चों को बोलता हूँ ना बिजनेस की ट्रांजैक्शन बताओ, बच्चे बोलते हैं सर सामान खरीदना, सामान बेचना, कस्टमर से पैसा मिलना, बैंक से लोन लेना, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना, ये सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शन के लिए पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है। आज मेरी दुकान पे एक आया ग्रीस लगाने वाला। शटर पे ग्रीस नहीं लगाते, शटर थोड़े से वो हो जाते हैं टाइट या हैवी। तो ग्रीस लगवाने वाला आया तो मैंने उससे ग्रीस लगवाई। मैंने उसको 30 रुपए दिए ग्रीस लगाने के। बताओ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है? मैं जितने पानी पीता हूं यार, ग्रीस लगवाना में बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। बहुत बढ़िया। क्योंकि सर बिजनेस ट्रांजैक्शन की कभी कोई डेफिनेशन नहीं आप लिख सकते। जब भी बिजनेस में पैसा आए या जाए किसी भी काम से, बिजनेस का खर्चा तो हो गया ना, चाहे 30 रुपए हो चाहे 30 करोड़, ये याद रखना, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। ओके। थर्ड पॉइंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से आप खुद सोचो, एक्सपेंसेस से पैसा आता है या जाता है?
जाता है। तो इसकी अगर मैं एक वर्ड लिखूं, देखो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ लिया है। एक खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा वो होता है जो बार बार होता रहता है। जैसे मेरे ऑफिस में मैडम लगे हुए हैं, तो मैं उनको ना हर महीने सैलरी देता हूँ। तो हर महीने भी सर बार बार होता है, जी हाँ, हर महीने को भी बार बार बोला जाता है। तो ये होते हैं रेवेन्यू खर्चे। रेवेन्यू खर्चे वो होते हैं जो बिजनेस में बार बार होते रहते हैं। जैसे गुड्स खरीदना, सामान खरीदोगे नहीं तो बेचोगे क्या, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी देना, हर महीने जो रेंट देते हो, इसको बोला जाता है रेवेन्यू। अब ये टीवी जब मैंने इंस्टीट्यूट खरीदा था ना, ये टीवी मैंने तब खरीदा था एक ही बार, मेरे को पता है 4-5 साल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा खर्चा बार बार हो रहा है या कभी कभी, तो ऐसे खर्चों को बोला जाता है कैपिटल। अच्छा सर, कभी से क हो गया, क से कैपिटल हो गया, र से रेवेन्यू हो गया, र से रेगुलर नेचर हो गया, रोजाना। सर ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। पहले मैं आप लोगों को मीनिंग सिखाया करूंगा, फिर याद करने की ट्रिक्स सिखाया करूंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो बार बार होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कभी कभार होता है। रेवेन्यू मतलब जो रेगुलर बेसिस पे रोजाना होता है, तो र से रोजाना, र से रेवेन्यू, क से कैपिटल, क से कभी कभार। तो याद रख लेना ऐसे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो। पहले रेवेन्यू नेचर की, जैसे मैं इंप्लॉइज को सैलरी देता हूं, मैं गुड्स खरीदता हूं, मैं रेंट पे करता हूं बार बार, मैं बैंक वालों, या मैं हर साल गाड़ी का इंश्योरेंस करवाता हूं। सर ये तो साल में एक बार हो रहा है बेटा, फिर भी ये रेवेन्यू है क्योंकि हर साल करवाना है ना। गाड़ी खरीदी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना, पेट्रोल भरवाना, सर्विस करवाना, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। सर अब समझ आया। एसी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसी का बिजली का बिल भरना, उसकी सर्विस करवाना रेवेन्यू है। ओके है जी, चलो सर आगे चलो। अगला पॉइंट है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनफ्लो। एक्सपेंसिस का अपोजिट हो गया। जैसे मैंने सामान बेचा, बैंक में मैंने एफडी कराई, मुझे इंटरेस्ट मिला, मुझे ट्यूशन वाले बच्चों से फीस मिली, मुझे मेरे क्लाइंट से फीस मिली, मैंने अपना स्क्रैप बेचा, पैसा मिला। तो सर सीधा बोल दो ना, जब पैसा मिल रहा है उसको रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है जी। तो रेवेन्यू में से अगर मैं एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूं, मेरे को बताना प्रॉफिट है कि लॉस है। एक्सपेंसेस है 49 रुपीज, रेवेन्यू है 57 रुपीज। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ, गलत है। मनन क्या हो गया मेरे भाई? एक्सपेंसेस हुए 49, रेवेन्यू इनकम हुई है। तो अगर मैं देखो, नहीं नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं कह रहा, ये रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। आप ना चीजों को मिक्स कर गए। एक्सपेंडिचर की टाइप थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो इकट्ठा था। ठीक है बेटा, एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर के ना दो कैटेगरीज होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब मेरा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है जहां पे सिर्फ मीनिंग क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है इनफ्लो ऑफ मनी, पैसा आना। तो मैंने जो एग्जांपल लिखी थी ना बेटा, मैंने ये एग्जांपल लिखी कि मेरे बिजनेस की टोटल रेवेन्यू, ये लो मैं यहाँ पे इजी शब्दों में लिख देता हूँ। इनकम है 57, टोटल एक्सपेंसेस हुए 49, तो बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया ना। कितने का? 8 रुपए का। इस प्रॉफिट को ही बोला जाता है इनकम। और जो बिजनेस में टोटल पैसा आया उसको बोला जाता है रेवेन्यू। ऐसे ही बेटा रेवेन्यू भी ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेवेन्यू का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ मनी इनटू द बिजनेस। पहली लाइन देखो, समझ में आ रही है आपको? ओके, फर्स्ट लाइन। फॉर एग्जांपल, मैंने सामान बेचा, सेल ऑफ गुड्स। मैं सामान किसको बेचता हूं? बहुत बढ़िया, यही जवाब चाहिए था। किसको बेचते हैं? कस्टमर को। रेंट रिसीव हुआ। सर रेंट कौन सा रिसीव हुआ? मेरे पास जगह खाली पड़ी थी, मैंने बिल्डिंग किराए पे दे दी, पीजी चढ़ा दिया, रेंट मिलेगा ना। तो ये भी मेरी क्या हुई? रेवेन्यू, पैसा आ रहा है। पलक ओके है? रेवेन्यू के भी दो टाइप्स होते हैं पलक, अब समझ आएगा। रेवेन्यू के भी देखो दो टाइप है। जैसे एक्सपेंडिचर के दो टाइप क्या थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही जो रेवेन्यू होता है या रिसीप्ट होती है, उसके भी दो कैटेगरी होती हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। जो रिसीट मुझे बार बार मिलती रहती है वो रेवेन्यू रिसीट हो गई, र से रोजाना, र से रेवेन्यू। जो कभी कभी मिलती है वो कैपिटल रिसीट हो गई। इसका मतलब है सर देखा जाए तो दोनों चीजें सेम ही तो है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों के दो सब पार्ट हो गए। एक्सपेंडिचर में पैसा जा रहा था, रेवेन्यू में पैसा आ रहा है। जो पैसा बार बार आ रहा है वो रेवेन्यू रिसीट, जो पैसा कभी कभी आ रहा है। एग्जांपल देखो क्या होती है।
देखो सेल ऑफ गुड्स, जैसे मेरा दुकान का सामान है, अब मेरे को एक ध्यान से सोच के बोलना, रमा बेकरी है ना, रमा बेकरी की गुड्स क्या होती हैं, पेस्ट्री पैटीज या ये भी सामान। कोई दुकानदार क्या कहेगा कि मेरी गुड्स ज्यादा से ज्यादा बिके या कम से कम बिके? ओ सर, कम से कम अगर आपने दुकान चलवाई उसके तो भांडे बिक जाएंगे, है ना, उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो भवित एक अच्छा दुकानदार क्या चाहेगा? बिके, बार बार बिके। तो जो बार बार बिकेगा तो बार बार पैसा आएगा। तो वो रिसीप्ट को क्या बोलूं, रेवेन्यू रिसीप्ट या कैपिटल रिसीप्ट? रेवेन्यू। र से रोजाना, र से रेवेन्यू। सर ये ट्रिक ठीक है आपकी, र से रेवेन्यू, र से रोजाना। कौन से ऐसे पैसे हैं जो कभी कभार मिलते हैं? रमा बेकरी का ना एक फ्रिज था 15 साल पुराना, वहां से कुछ आवाजें आती थी। चलो रमा बेकरी नहीं बोलते, मैं तो वैसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कहीं बात फैला दो अब मेरी। एक और बंदे की किसी की कन्फेक्शनरी थी, 15 साल पुराना फ्रिज था, वहां से आवाजें आ रही हैं, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। फ्रिज को खोल के देखा, बीच में से 5-6 चूहे थे। एक वो नहीं था जेठालाल वाला, एक एपिसोड भी था, वो वॉशिंग मशीन में से क्या निकला था? चूहा। तो समझ लो मेरे को वो वॉशिंग मशीन बेचनी पड़ गई 5 साल के बाद या 15 साल के बाद। स्क्रैप में बिके चाहे कबाड़ में बिके, चाहे दुकानदार पुराने कम रेट पे ले ले, सोच के देखो पैसा मिलेगा ना मुझे, तो वो भी तो मेरी रिसीट है। चाहे लॉस में जाएगा चाहे कुछ में, अभी तो हम देख रहे हैं जो बिक रहा है, चाहे लॉस में जाए, अभी बिक के पैसा तो मिलेगा ना एक बार बेटा। तो हम तो उसी की बात कर रहे हैं। मेरा समझाने का मतलब है, जब मैं कोई अपनी बिल्डिंग बेच रहा हूं या कोई अपना फ्रिज बेच रहा हूं, तो ये मैं रोज बेचता हूं या कभी कभी? तो फिर उससे मिलने वाली रिसीट को मैं किस कैटेगरी में लिखूं, रेवेन्यू रिसीट में या कैपिटल में? बस अभी मेरा समझाने का मीनिंग वो है। अगला पॉइंट है ड्राइंग। पढ़ के देखना, ड्राइंग का मतलब पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में पैसा, कैपिटल का लगाना, ड्राइंग का। सर ड्राइंग का पैसा कैपिटल का पैसा कैसे निकाल दें? जैसे समझ लो रमा बेकरी वाला है, ठीक है, भव्या चला गया, पापा 100 रुपया देना, पापा ने गले में से पैसा निकाल के उसको दे दिया। तो जब पैसा लगाते हो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल का अपोजिट होता है ड्राइंग। तो बिजनेस में से पैसा निकालना, देखना पढ़ के समझ में आ रहा है। अगर सर भव्या ने या किसी ने भी समझ लो पैसा नहीं निकाला, जाके अपनी दुकान से पिज्जा खा लिया, तो गुड्स तो निकाल ली ना। हर चीज जो भी दुकान में से निकालोगे, चाहे पैसा निकालो, चाहे गुड्स निकालो, चाहे पूरा का पूरा फ्रिज निकाल लो, सभी को ड्राइंग बोला जाएगा। पढ़ के देखो, समझ में आता है? देखना, जल्दी पढ़ो स्क्रीन पे। मयंक बेटा स्क्रीन पे पढ़ मेरे भाई, जल्दी पढ़ो, थोड़ा सा जल्दी चले। पढ़ता तो है नहीं, हो गया हो गया। तीसरा पॉइंट सुनाइयो, क्या लिखा हुआ है? अब पढ़ रहे। इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। बिजनेस का खर्चा तो नहीं है ना, लेकिन बिजनेस में से यार कम तो हो गया। तो बिजनेस में से कम हो गया, किस पर्पस के लिए कम हुआ? हाउस होल्ड यानी कि पर्सनल यूज के लिए। देखो बिजनेस में पैसा लगाए है, हाँ, अगर बिजनेस में से पैसा ना निकालते, अब जैसे मेरे इसमें देखो गले में ना कितने पैसे पड़े हैं, 1000 रुपए पड़े हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे गले में 1000 रुपए पड़ा है मेरी ड्रॉर में। अब मैं बिजनेस का मालिक हूं, चाहे मैंने निकाला चाहे मेरे घर वाले किसी ने भी, ये ड्रॉर में से पैसा निकाला, ये लो यहाँ पे रखो। अब ध्यान से सोच के बताओ, मेरे गले में 1000 रुपया है या जीरो है? जीरो है ना। तो जब मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा था उसको बोलते हैं कैपिटल। चाहे आप बिजनेस में से पैसा निकाल लो चाहे गुड्स निकाल लो, उसको बोलते हैं ड्राइंग। अब मैं गले में देख रहा हूं पैसा है ही नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा आप निकाल के घर ले गए, तो बिजनेस का तो फंड कम हो गया ना। चाहे फंड कम हो भवित, चाहे स्टॉक कम हो, चाहे आप पूरा का पूरा फ्रिज उठा के ले गए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ओके है जी पॉइंट? ठीक है। अगला पॉइंट है डेटर्स। सर डेटर्स ये क्या होते हैं बेटा? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो सामने लिखा हुआ है। डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर, जिसको आप उधार पे सामान बेचते हो ना। अकाउंटेंट हो, अब आप लोग ये नहीं कहोगे कि सर वो मेरा कस्टमर है। जो घरेलू लोग होते हैं वो बोलते हैं कस्टमर है। अकाउंटेंट लोग या कॉमर्स वाले लोग पता है क्या बोलते हैं? वो मेरे डेटर्स हैं। फिर आप ऐसे पोस्ट बनाते हो, पापा कहते हैं डेटर क्या है? ओ सर पापा को पता ही नहीं है। डेटर मतलब जिनको हमने उधार पे सामान बेचा है। पापा ने एक इधर लगाया एक इधर लगाया, कहते नलायक, मैं भी तो वही बोल रहा था जिसको माल बेचा है। वो कहते पापा आप क्या माल माल बोलते रहते हो, माल बेचा है सामान बेचा है, इसको ये मेरा गाहक है गाहक है। मैं कॉमर्स वाला बंदा हूं, आपने मेरे को कॉमर्स दिलवाई है। अब मैं गाहक नहीं बोलता, मैं कस्टमर नहीं बोलता, अब मैं फैंसी वर्ड यूज करता हूं, ही इज माई डेटर। आपको चीज समझ में आई? पापा भी अपनी जगह सही है,
बेटा भी अपनी जगह सही है, बंदा तो यार वही है ना। मीनिंग समझ में आना चाहिए वर्ड्स का क्या रखा है। लेकिन अकाउंट्स में बार बार आपको कस्टमर वर्ड कम देंगे। अगर 10 क्वेश्चन करोगे ना, 10 क्वेश्चन में से 2 बार कस्टमर वर्ड देते हैं, 8 बार डेटर्स। तो पढ़ के देखो डेटर्स का क्या है। अब देखो आपको पहली लाइन दिख रही है हिंदी में, हिंदी पढ़नी आती है सबको, पक्की बात है। जिनसे हमने पैसे लेने हैं, क्योंकि आपने उसको सामान बेचा होता है। तो जो मैंने अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं ना, जो मैंने आपको बोला है 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक के, वो सारे ऐसी लैंग्वेज में ही है, व्हाट्सएप लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके। अगला पढ़ो, डेटर्स आर दोज पर्संस, पढ़ के देखना सेकंड पॉइंट। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट ओके है। थर्ड पॉइंट, डेटर्स हमारी क्या हो गई, एसेट। पलक कहेगी एसेट क्या होती है बेटा, एसेट वो होती है या तो जो मेरी प्रॉपर्टी हो या जिससे मुझे पैसा मिलना हो। जिसको मैंने पैसा पे करना है वो मेरी लाइबिलिटी होती है, जिससे पैसा मिलना हो वो मेरी एसेट होती है। तो सर देखा जाए, एसेट पे अच्छी बात आती है या बुरी बात आती है, यार अच्छी बात, मेरी प्रॉपर्टी है। चले जी आगे। आगे क्रेडिटर, क्रेडिटर होता है डेटर का अपोजिट। डेटर्स को मैंने सामान बेचा था, क्रेडिटर से मैं सामान खरीदता हूं उधार पे। दोनों ही बंदों पे उधार पे सामान खरीदता हूं, डेटर्स को उधार पे बेचता हूं, क्रेडिटर से उधार पे खरीदता हूं। तो पढ़ के देखो, पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। मनन पहला पॉइंट रीड आउट कर मेरे भाई। हाँ हाँ बोल के पढ़। क्रेडिटर्स आर फ्रॉम होम, ओके है पहला पॉइंट। तो इसको मेरे को पैसे भी तो देने हैं। कि उड़ जाओगे आप पापा का परा बन के या परी बन के, नहीं बेटा हम नहीं उड़ सकते। जिससे अपन ने सामान खरीदा उसको पैसे दे। सोच के देखो, जिसको सामान बेचा बड़े खुश हो रहे थे कि उससे पैसे लेने हैं, तो जिससे खरीदा उसको देने भी तो है ना। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। सर आप इस पे ना, बुरी बात हो अच्छी बात हो, इस पे स्माइल ही नहीं बनती, इस पे बंदा नाराज है। ठीक है सर, डेटर पे भी तो बना के दिखाओ बेटा, डेटर पे ये वाली स्माइल ही बनती है, ओहो हो, ओए होए होए, क्योंकि इसको हमने सामान बेचा, पैसा मिलेगा। लेकिन जब ये बंदा सामने वाला मेरे से पैसे लेने आता है, तब मेरा मुंह बन जाता है। सर एक बार मुंह बनता है वो दिखाना बेटा, ये देखो ये मुंह बना हुआ है। फिर हम इसको पता क्या बोलते हैं, सर अज समान तो विकया नहीं, तो साढ़े कोल पैसे तो है नहीं, मेरा तो समान ही नहीं बिक रहा। तो ये वो चीज है। ओके जी, पॉइंट ठीक है। आगे है एसेट्स। एसेट्स बेटा दो तरह की होती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सबने। पहले मैं एसेट्स का, गुनाह माना जाता है ऐसे करना क्लास में। सबसे पहले एसेट का मीनिंग बता रहा हूं, सर क्या गुनाह माना जाता है ऐसे। एसेट का पहले मीनिंग देख लो बेटा। एसेट मीन्स आर प्रॉपर्टी, मनन पढ़ के देखना। एसेट मीन्स आर प्रॉपर्टी, यानी ओनरशिप। जैसे कि हमारे पास कोई फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है। सर गैस, गैस नहीं है बेटा, कार है ये। कार, टीवी, प्रिंटर, ये सारी चीजें क्या है, मेरी एसेट्स, मतलब कि मेरी प्रॉपर्टी। या फिर एसेट्स आर परचेज्ड। स्नेहा ये वाला पॉइंट हमने बहुत बार पढ़ा था, सेकंड पॉइंट याद करके देखो। एसेट्स को हम बेचने के लिए खरीदते हैं कि यूज करने के लिए, यूज करने के लिए, जैसे एसी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एसेट्स को और भी कैसे डिफाइन किया जाता है, फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव द मनी, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स। तो मतलब सर एसेट को डिफाइन करने के लिए टोटल 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। मेरी प्रॉपर्टी वो भी मेरी एसेट है, जिससे मुझे पैसा मिलना है वो भी मेरी एसेट है। या कोई ऐसी मशीन या कोई भी जो मेरे को पैसा कमा के देती है। नैपकिन वाली एग्जांपल याद है, बताई थी। नैपकिन की एक फैक्ट्री लगाई, मशीन लगाई, वो मेरे को पैसा बना के दे रही है। सर नैपकिन की फैक्ट्री में से पैसा बनता है, नहीं बेटा, कैसे कैसे बातें करते हो। नैपकिन बने, फिर नैपकिन बेचे, तो बेचे प्रॉफिट पे, तो पैसा आ रहा है, तो नैपकिन की मशीन भी तो पैसा कमा के दे रही है। अच्छा सर हमें लगा शायद नैपकिन की मशीन से पैसा निकलता है, तो हम भी एक मशीन लगा लेते हैं, नहीं। तो चौथा पॉइंट इसी के बेस पे है, चौथा पॉइंट पढ़ के देखो। एसेट्स आर हेल्पफुल इन जनरेटिंग द इनकम। जैसे कि किसी बेकरी शॉप पे फ्रिज पड़ा हो, तो फ्रिज को यूज कर रहे हो ना, ताकि उससे आप सामान रख के आगे बेचो। या मशीन्स इन फैक्ट्री, आप इसको नैपकिन मशीन बोल लो। तो टोटल मशीन को देखो, हमने एसेट को 4 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी को हमने बांटा कि कोई भी हमारी प्रॉपर्टी हो तो वो भी मेरी एसेट है। सेकंड पॉइंट में इसको हमने बेचना नहीं है, यूज करना है। थर्ड पॉइंट में जिससे मेरे को पैसे मिलने हो वो भी एसेट है, या जो मेरे को इनकम जनरेट करवा के दे। पहले ये 4 पॉइंट याद करो, पहले इसी को सुनूंगा, अगले पॉइंट पे फिर चलूंगा। 4 पॉइंट सामने स्क्रीन पे।
एसेट्स के टोटल बेटा कितने पैरामीटर्स हैं? 4 पैरामीटर। या तो कोई चीज मेरी प्रॉपर्टी या ओनरशिप होनी चाहिए, या मुझे कहीं से पैसा मिलने, तीसरा हो गया, अच्छा, या फिर वो बेचने के लिए नहीं है, यूज करने के लिए है, या फिर कोई ऐसी एसेट जो मेरे को पैसा कमा के दे। मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइव एग्जांपल। ये देखो, ये जो मेरा लैपटॉप पड़ा है और जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, ये मेरी एसेट है। क्योंकि ये वाला कैमरा मैंने ना कोविड से पहले खरीदा था। पहले मैं चंडीगढ़ पढ़ाता होता था, वो तो कोविड की वजह से दोबारा मेरे को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा अपने होम टाउन में। तो ये लैपटॉप था 70,000 का, कैमरा लिया मैंने 10-15 हज़ार का, 5-6 हज़ार का सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, हेडफोन्स लिए। सर फिर हेडफोन्स आज आपने लगाए तो नहीं हुए? पहले मैं लगाता था ऐसे करके ना, बीच में अड़ते थे। तो टोटल ये सारी चीजें इसी से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसी से ना मैं, आप लोगों ने कभी यूट्यूब पे या कहीं पे देखा होगा, इसी से मैं कोर्स बना के सेल भी करता हूँ। जो मेरी सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती है ना सारे चैप्टर की, उसको पेन ड्राइव में डाल के ना सेल करता होता हूँ। तो ये सारी क्लासेस सेल भी होती हैं सीए वालों की, तो सेल कर से मेरे को पैसा मिलता है। तो ये मेरा जो रिकॉर्डिंग सेटअप है, ये मेरे को पैसा कमा के दे रहे हैं ना, तो दीज आर माई एसेट। टीवी मेरी एसेट है। सर टीवी आपको पैसा कैसे कमा के दे रहा है? मैं आपको, आप अपने टीचर कहीं स्कूल में जाते हो, बोर्ड में पढ़ाते हैं, समझ लो मैं आपको कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इस पे, इसको पढ़ा के, ठीक है, ये मेरे 5-6 साल का टीवी कहीं जाएगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, बच्चों से पैसा कमाऊंगा। तो ये एसेट में मुझे पैसा कमा के दे रही है। फोर्थ पॉइंट देखो, फिट नहीं बैठ रहा है इस पे, जनरेटिंग का इनकम। तो एसेट के टोटल कितने पैरामीटर्स हैं? 4। ये याद रह जाएगा। अब एसेट्स की ना 2 क्लासिफिकेशन होती हैं बेटा। यहाँ पे ना आप थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में क्या है एक बार के लिए, जहां से हमें पैसे मिलने हो। अब पैसे मिलने की ना आगे 2 कैटेगरी हो जाती है एसेट्स की। एक होती है करंट एसेट्स, एक होती है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती है जब मुझे पैसा मिलना हो किसी भी से। हाँ, करवा दिया था ये वाला पहले मैंने। अगर मुझे किसी कस्टमर से पैसा मिलना है 12 मंथ से पहले, तो वो मेरी करंट एसेट होती है। अगर किसी से पैसा मिलना है 12 मंथ्स के बाद, तो नॉन करंट एसेट। सर करंट एसेट को बोला जाता है शॉर्ट टर्म, नॉन करंट को बोला जाता है लॉन्ग टर्म। उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन भी करवाई थी, याद करो, मनन का सबसे फेवरेट पॉइंट। फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है एसेट की। पहली क्लासिफिकेशन होती है एसेट की करंट एसेट या नॉन करंट। फर्दर क्लासिफिकेशन होती है टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो होती है जिसको हम देख सकते हैं। क्यों बंद कर रहे हो? अभी टाइम लगेगा 10-15 मिनट। कितने बजे? 6 बजे। तो क्लास आपकी 3 बजे होती है? अच्छा, कोई नहीं, 2-3 मिनट रुक जाओ, अभी मेरे को पहले ये खत्म करा दो, नहीं तो थोड़ी सी कॉन्शियसनेस वो बैठ जाती है। 2 तरह की एसेट होती है, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो हो सकती है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। कैमरे को देख सकते हैं, छू सकते हैं, एसी को, टीवी को। लेकिन मेरे लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको तो नहीं छू सकते, वो इंटेंजिबल है। तो कोई एसेट जिसको आप देख छू सकते हो वो टेंजिबल बोली जाती है, जिसको देख नहीं सकते, जैसे कार का डिजाइन। अजय देवगन ने टार्जन मूवी बनाई, कार का डिजाइन बनाया, वो डिजाइन को आप लैपटॉप में मोल्ड कर सकते हो, छू नहीं सकते। तो वो कार का डिजाइन जो है वो इंटेंजिबल है, जो गाड़ी बनाई थी वो टार्जन, वो टेंजिबल थी। अगला है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी ऐसे ही होता है। लाइबिलिटी का पहला पॉइंट पढ़ो मनन। लाइबिलिटी मतलब वो अच्छी बात स्माइली बनाई थी ना, यहाँ पे कौन सा मुंह बना था मेरा, याद है? वो सड़ने वाला। लाइबिलिटी में पैसा देना होता है, तो एसेट का अपोजिट हो गया। ऐसे ही लाइबिलिटी की भी 2 क्लासिफिकेशन होती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। सर ये तो वैसे है जैसे आपने वो सिखाया था, एक्सपेंडिचर के 2 टाइप थे, रेवेन्यू कैपिटल, फिर रेवेन्यू रिसीव्ड के भी 2 थे, रेवेन्यू रिसीव्ड कैपिटल रिसीव्ड, ये भी वैसे ही है। एसेट की भी 2 क्लासिफिकेशन है, करंट या नॉन करंट। लाइबिलिटी की भी। करंट लाइबिलिटी वो होती है जब आपको किसी को पैसा देना है, पढ़ के देखो पहला पॉइंट, विद इन, मतलब 1 महीने 1 साल के अंदर अंदर जिसको पैसा देना है वो करंट लाइबिलिटी। अगर 1 साल के बाद पैसा देना है, नॉन करंट। सर कोई एग्जांपल ये देखो, बड़ी सारी लिखी हुई है। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिससे हमने सामान खरीदा होता है, तो मेरे को पता है कितने दिन की उधार देता है, हफ्ते, 10 दिन की, महीने की, तो उसको पैसे देने हैं ना। जब मैंने बैंक से लोन लिया 6 महीने के लिए, तो 6 महीने बाद पैसे वापस करने हैं, तो वो करंट लाइबिलिटी है। सर अगर बैंक से लोन लिया 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद पे करोगे, तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बन गई। आया समझ? अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज में पैसा डालते हो ताकि उससे पैसा कमा सको। जैसे बैंक में एफडी करवा ली, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ताकि उससे आपको इंटरेस्ट मिलता रहे। और इन्वेस्टमेंट भी आपकी एसेट का पार्ट होता है बेटा।
सर एसेट का पार्टा नहीं, एसेट का पार्ट क्यों होता है, क्योंकि लास्ट में फिर वो मेरे को पैसा मिल भी तो जाए ना, मिल भी तो जाना है ना। जैसे मैंने बैंक में एफडी कराई, एक तो वो मेरे को इनकम जनरेट करके देती है, इंटरेस्ट, फिर लास्ट में मुझे वो पैसा मिल भी जाएगा। स्नेहा एक सेकंड रुक जाओ, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, एसेट का या लाइबिलिटी का, एसेट का, क्योंकि एक तो वो आपको इंटरेस्ट कमा के देगा, पैसा कमा के देगा, और साथ साथ लास्ट में वो पैसे आपको मिल भी जाएंगे, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगला पॉइंट है बैड डेट्स, ये भी हमने कर लिया था। बैड डेट्स का मतलब होता है पैसा डूब जाना। एक कस्टमर, हाँ स्नेहा ने सही वर्ड यूज किया, कस्टमर आपका पैसा लेके भाग गया, पैसा दे ही नहीं रहा। आपके 10 कस्टमर में से एक बंदा तो ऐसा निकलेगा ही निकलेगा जिसको वो हमारे वो भालपुरी में बोलते हैं नैश है। नैश समझते हो ना, मतलब पैसा लेके भाग गया, डिफॉल्टर है, ये वो डिफॉल्टर लोग हैं। तो बैड डेट्स होना आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात, क्योंकि यार मेरा पैसा लेके भाग गया तो ये मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। एक होता है सर बैड डेट्स, अगर वो अगले दिन वापस लौट आए, आपको पैसा दे दे, तो उसको बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर। तो सर यहाँ पे फिर वो स्माइली बनाओ ना, अपने वाली फेमस स्माइली, हाँ। बैड डेट्स रिकवर मतलब जो बंदा आपको पैसा, आपने सोचा डूब गया, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो घर का वो शाम, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो ये वो भूल भुलैया वाला बंदा है, आ गया आपको पैसे वापस दे दिए, तो ये आपके लिए इनकम बन जाती है। जब बैड डेट्स हो गया था आपके लिए लॉस था, जब उसने वापस कर दिए वो आपके लिए इनकम है। ऐसे ही हमने एक वर्ड सीखा था इंसोल्वेंट, याद है इंसोल्वेंट, याद करो स्नेहा करवाया था। इंसोल्वेंट का मतलब होता है जो बंदा अपना पूरा लॉस में चला गया, वो आपके पैसे दे ही नहीं पा रहा। सर फिर भी तो बैड डेट्स की तरह हुआ, बैड डेट्स में तो बंदा मुकर गया, कहता मैं नहीं दे रहा। इंसोल्वेंट में ना सामने वाले पार्टी चाहे हम पूरे लॉस में आ गए, हमारे पास पैसा बचा नहीं। तो जब कोई बंदा पूरे घाटे में पहुंच जाए ना, जब जिसकी लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए या खर्चे ज्यादा हो जाए इनकम से, उसको बोला जाता है बेटा इंसोल्वेंट। सर फिर सोलवेंट क्या हुआ, जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है वो सोलवेंट हो गया। गुड्स आपको पता है क्या होता है, जो हमने सामान बेचना है आगे, थिंग्स वी बाय फॉर रीसेलिंग। अच्छा जेठालाल के लिए गुड्स क्या हुई, एसी टीवी। अगर मैं बताऊं, मैं ट्यूशन वाला हूं, मेरे लिए टीवी आप लोगों ने क्या बताया था, एसेट है ना। जो चीज मेरे लिए एसेट है, दुकानदार के लिए गुड्स है। तो सर गुड्स का मतलब वो होता है जो जिस चीज का बिजनेस होता है। रमा बेकरी के लिए पिज्जा बर्गर, मुंह में पानी आ गया। सर ठीक है पार्टी दे देना जल्दी से एक, ठीक है बेटा दे दूंगा। अच्छा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के लिए एसी जो है वो क्या है, गुड्स। लेकिन रमा बेकरी के लिए एसी क्या है, एसेट, क्योंकि वो उसको बेच नहीं रहा, उसको यूज कर रहा है। पॉइंट समझ में आ गए। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स बेटा कवर अप हो गए हैं। 6th चैप्टर में आपको स्टार्ट करवाने के लिए मतलब रेडी हूँ। आज मैं आपको इसके कुछ नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है, घर से नोटिंग करके आना।